हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्य किरण बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि भलीभांति आप लोग परिचित हैं कि सूर्य किरण बैच के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में हम लोग अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किए हुए हैं और लगातार कक्षाओं का जो संचालन है वो आपके समक्ष आ रहा है। आपके पाठ्यक्रम में जो आप उसको खंड 1 कह सकते हैं, या आपके पाठ्यक्रम में जो शुरुआती क्रम में जो अलग अलग प्रकार की शब्दावलियां आपको दी गई हैं, तो फिलहाल हम उन तमाम प्रकार की शब्दावलियों को आधार बना करके अलग अलग प्रकार की जो कक्षाएं हैं उनका जो प्रस्तुतिकरण है आपके समक्ष कर रहे हैं। आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जिसे खंड 1 कहेंगे, हम उसके अंतिम दौर में हैं, यानी कि ये आपका आने वाली 4 से 5 क्लासेस में क्या है पूरा वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम शिक्षण की ओर बढ़ेंगे, यानी कि शिक्षण कौशल आप पढ़ेंगे, शिक्षण पद्धतियां आप लोग पढ़ेंगे, तो वो आपका एक नया सेक्शन क्या है प्रारंभ हो जाएगा। हम पूरी उम्मीद ये मान के चल रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में जो अलग अलग प्रकार की कक्षाओं का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष हो रहा है, ये तमाम प्रकार की कक्षाएं आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने का कार्य कर रही हैं और आपकी तैयारी को एक सही गतिशीलता देने का कार्य कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अलग अलग प्रकार की जो कक्षाएं आ रही हैं आपके सामने, ये आपको गहराई में जाकर के क्या है लाभान्वित करने का कार्य कर रही हैं। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में एक टॉपिक दिया गया जिसको हम कहेंगे सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान जैसा जो आपका टॉपिक है, ये अपने आप में काफी लेंथी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसको आपको थोड़ा कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा क्योंकि आपके पाठ्यक्रम की डिमांड यही बनती है। हाँ, हो सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के कोई बड़ा सवाल आपके सामने ना रखा जाए, लेकिन देखो कंटेंट को बनाने की बात होती है। अगर आप अपने कंटेंट को जितना अच्छा बना करके चलोगे, तो अगर कोई चुनौतीपूर्ण सवाल आपके सामने आता है तो उस चुनौतीपूर्ण सवाल का सामना करने की क्षमता आप में अपने आप ही क्या आ जाती है। हमने कहा कि कंटेंट जितना आपका सकारात्मक होगा, तैयारी भी उतनी ही क्या बन के चलेगी, सकारात्मक बन के चलेगी। कंटेंट जितना आपका नकारात्मक होगा, आपकी तैयारी उतनी ही क्या बन जाएगी, नकारात्मक बन जाएगी। हमारा जो कंटेंट है या हमारा जो डिस्कशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहां जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कंटेंट आपका सकारात्मक हो जाए, यानी कि टॉपिक को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दूर की चर्चाएं भी जोड़ के चलनी पड़ेंगी। दूर की चर्चाओं का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मुझे आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानकारी देनी है, तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानकारी हम लेकर के चलेंगे, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान जैसी विषय वस्तु के साथ कुछ ऐसे बिंदुओं को हम लोग जोड़ के चलेंगे जो हमारा कंटेंट अपने आप ही क्या बन जाएगा, पाकसाफ बन जाएगा, या हमारा कंटेंट कैसा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। देखिए, जब आप अपना जुड़ाव इस क्लास के साथ करके चलेंगे तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में आपके जहन में या आपके मस्तिष्क में सबसे पहली बातें जो आनी चाहिए वो 2 प्रकार की बातें आपके सामने आ जानी चाहिए। आप ये बाद में बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया, वो आपको बाद में बताना है। पहले आपको 2 प्रकार की जो बातें हैं वो अपने मस्तिष्क में आपको क्या है बैठा देनी है। यानी कि कैसे करेंगे व्यवहार। पहला व्यवहार तो आपको यह करना पड़ेगा कि सर्व शिक्षा अभियान का पूरा जो संबंध होगा, गहरा जो संबंध होगा, प्रत्यक्ष जो आपका संबंध होगा वो किसके साथ होगा, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ होगा, जिसको आप हिंदी में प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं। और देखो, जब हम अपने यहां की प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, एक नई बात आपको बताते हैं, जब हम भारतीय संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो विद्यार्थीगण आपके आते हैं, उन विद्यार्थियों का जो आयु वर्ग है वो 6 से 14 के मध्य क्या है कैलकुलेट होता है। यानी कि जब विद्यार्थियों का आधार बना करके आप 6 से 14 आयु वर्ग की कैलकुलेशन करके चलोगे, जो आपका एज ग्रुप आपके सामने आता है, तो उसी को हम कहां जोड़ के चलते हैं, हमारे यहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ जोड़ के चलते हैं, या हमारे यहां पर क्या है प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ के चलते हैं। तो हमने आपसे कहा कि सर्व शिक्षा अभियान का जो बड़ा गहरा संबंध है या सर्व शिक्षा अभियान का जो बहुत ही प्रत्यक्ष संबंध है वो प्राथमिक शिक्षा के साथ होगा। यहां जिस आयु वर्ग के बच्चों के बारे में आप डिस्कशन करने जाएंगे वो 6 से 14 के बीच का जो आयु वर्ग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कैलकुलेशन आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात सर्व शिक्षा अभियान की ये रही
कि इसने प्राथमिक स्तर पर जो आपका एडुकेशन है, या जिसको आप इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री एडुकेशन आप कहने की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री एडुकेशन के बारे में यह कहा कि हम इसको क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल बनाने की बात करेंगे। हम इसको क्या बनाने की बात करेंगे, सार्वभौमिक बनाने की बात करेंगे। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो एडुकेशन होगा वो सभी के लिए कार्य करेगी। हमें किसी के साथ कोई जातिगत भेदभाव नहीं करना है, हमें किसी के साथ धर्म आधारित कोई भेदभाव नहीं करना है, और हमें किसी के साथ लिंग आधारित कोई भेदभाव करके नहीं चलना है। तो ये बातें शुरुआत में आपके दिमाग में 2-3 प्रकार की बातें आ जानी चाहिए, और जैसे आपके मस्तिष्क में ये 2 से 3 प्रकार की बातें इस्टेब्लिश हो जाएंगी ना, तो इस टॉपिक के साथ आप बड़े अच्छे से अपना जुड़ाव कर पाओगे। यानी कि आपका जुड़ाव अपने आप ही क्या बन जाएगा, आपका जुड़ाव अपने आप ही क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। तो हमने कहा टॉपिक क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। तो शुरुआत में आपको देखिए यहां पर क्या क्या बातें करनी चाहिए। और मैंने कहा आपको कि अगर आप अपने ओर से भी किसी पुस्तक के माध्यम से किसी विषय वस्तु के बारे में अपने आप को जागरूक करने का कार्य करेंगे ना, तो हमेशा अपने कंटेंट को ताकत देने की कोशिश किया करो। हमेशा सीखा करो कि हम अपने आप को अपने व्यवहार के माध्यम से बाकी लोगों से डिफरेंट कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा, देखिए हम आपको सिखाते हैं कुछ। यहां पर हमने आपसे कहा कि हमारा टॉपिक क्या बना, तो हमारा टॉपिक यहां पे बना, हमने क्या कहा कि टॉपिक बनता है सर्व शिक्षा अभियान। ये रहेगा आपके टॉपिक का नामकरण, सर्व शिक्षा अभियान। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SSA भी कह देते हैं। तो टॉपिक क्या बना आपका, सर्व शिक्षा अभियान करके एक टॉपिक आपका बना। अब आप कहेंगे, देखिए शुरुआत में है ना, सबसे पहले आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ। अब सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रारंभ है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर किस रूप में आ जाना चाहिए, आपका आंसर वर्ष आधारित हो जाना चाहिए। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो आपका प्रारंभ है वो कब हुआ है, वो 2001 में हुआ है। यानी कि प्रारंभ कब लेके चलेंगे, 2001 में क्या है, आप इसको प्रारंभ करके चलेंगे 2001 में। दूसरी बात आप ये बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का जो आपका, मैंने कहा प्रत्यक्ष संबंध, सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रत्यक्ष संबंध आप लेके चलेंगे, वो किसके साथ आप लेके चलेंगे, आप प्राथमिक शिक्षा के साथ लेके चलेंगे। किसके साथ लेके चलेंगे भाई, प्राथमिक शिक्षा के साथ लेके चलेंगे। और प्राथमिक शिक्षा के साथ जब आप इसका प्रत्यक्ष संबंध लेके चलेंगे, तो आप ये कहेंगे कि प्राथमिक है ना, प्राथमिक पूरा कह लो, चलो कोई बात नहीं, प्राथमिक स्तर की शिक्षा को क्या बनाना, यूनिवर्सल बनाना। यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा को क्या बनाना, शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। प्राथमिक स्तर की शिक्षा को यूनिवर्सल बनाना, यानी कि क्या बनाना, सार्वभौमिक बनाना। सार्वभौमिक बनाना, इसका मतलब क्या होगा कि सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एडुकेशन के बारे में क्या कहता है, सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एडुकेशन के बारे में कहता है कि एडुकेशन फॉर ऑल। क्या कहता है, एडुकेशन फॉर ऑल। एडुकेशन फॉर ऑल यानी कि शिक्षा किसके लिए हो, सभी के लिए हो। शिक्षा किसके लिए हो, सभी के लिए हो। यानी कि यहां मामला वही जुड़ के आएगा जो हम आपको ओरली समझाने का कार्य कर रहे थे कि सर्व शिक्षा अभियान ये उद्देश्य अपना लेकर के चल रहा है कि हमें बालकों के मध्य जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है, या विद्यार्थियों के मध्य उनके धर्म को आधार बनाकर कोई भेदभाव नहीं करना है, या लिंग आधारित किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। शिक्षा सभी के लिए होगा। तो वही बात हम आपको बता रहे हैं, और इसका एक आपको लेके चलना पड़ेगा, सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य। सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य, ये सवाल बिल्कुल आने लायक है। एक लाइन में आपसे पुटअप किया जा सकता है कि व्हाट वाज द आइडियल सेंटेंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य क्या था। तो सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य आप क्या लेके चलेंगे, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। सभी पढ़ें कोमा सभी बढ़ें। सभी पढ़ें कोमा सभी बढ़े। तो ये क्या माना जाएगा, ये सर्व शिक्षा अभियान का क्या है, एक आदर्श वाक्य माना जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का क्या है, एक आदर्श वाक्य माना जाएगा। अब देखिएगा
कि ये जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है, इसके बारे में अगली बात आपको क्या कहनी है? अगली बात आपको ये कहनी है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है? ये है केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, प्रायोजित का मतलब होता है स्पॉन्सर्ड, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा क्या है? प्रायोजित एक कार्यक्रम, आप इसको मान के चलेंगे, है ना। लेकिन ये कार्यक्रम है, अब इसके कार्यक्रम के साथ, है ना, एक कार्यक्रम आपने इसको लिया, इस कार्यक्रम के साथ क्या है? इसकी वित्तीय आवश्यकताएं जोड़ो। कार्यक्रम के साथ क्या है? इसकी आप वित्तीय आवश्यकताएं जोड़ के चलो, वित्तीय आवश्यकताएं आप जोड़ के चलो। अब जब वित्तीय आवश्यकताएं आप जोड़ने की बात करोगे तो यहां एक अच्छी जानकारी आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। और अच्छी जानकारी आप कैसे लेके चलेंगे? आप कहेंगे 9th 5 ईयर प्लान, यानी कि 9वीं क्या है आपकी पंचवर्षीय योजना। और यहां पे क्या कहेंगे? 10th 5 ईयर प्लान, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति को आपको पंचवर्षीय योजनाओं के साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। और जब आप इसकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के धरातल को पंचवर्षीय योजनाओं के साथ जोड़ने की बात करोगे तो जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना है या जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है, यहां के डिस्कशन आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। ये तो बताया जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रकार का कार्यक्रम है, लेकिन इसकी वित्तीय आवश्यकताओं को आपको इस प्रकार से क्या है? डिस्कस करके चलना पड़ेगा। जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें साफ साफ कहा गया कि एक तरफ केंद्र होगा और एक तरफ क्या होंगे? आपके स्टेट्स होंगे, राज्य होंगे। तो केंद्र के बारे में कहा गया कि 85% आप देंगे, है ना, यानी कि इसकी जो तमाम प्रकार की वित्तीय आवश्यकताएं पनपेंगी उसका 85% आपको देना है। और राज्यों को क्या कहा गया? राज्यों को यह कहा गया कि भाई आपको कितना देना है? आपको 15% देना है। आपको कितना देना है? आपको 15% देकर के चलना है। लेकिन जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया कि जो केंद्र है वो अब कितना देगा? वो अब 75% देगा। कितना देगा? 75% देगा। और जो आपके स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो कितना देके चलेंगे? वो 25% देके चलेंगे, यानी कि 25% देकर के चलेंगे। तो ये तरीका होगा, जो तरीका हम आपको देने की बात कर रहे हैं कि प्रारंभ आप 2001 में लेके चलेंगे। प्रत्यक्ष संबंध किसके साथ जोड़ेंगे? प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ेंगे। और प्राथमिक स्तर की जो एजुकेशन है, जिसको आपने इंग्लिश में एलिमेंट्री एजुकेशन कहा, उसको यूनिवर्सल बनाए जाने की बात हो रही है, उसको सार्वभौमिक बनाए जाने की बात हो रही है। यानी कि बात यह होती है कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए। और इसका आदर्श वाक्य क्या रहेगा? सभी पढ़ें और सभी बढ़ें। आज आप कहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है और इसकी जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति है ना, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति को आप इस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया और 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया। तो इस तरीके से आपके टॉपिक का क्या है? इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में सवाल पनपते रहते हैं। जितना इसके बारे में आप लोग समझ के चलोगे, जितनी गहराई में आप इसको कैलकुलेट करने की बात करोगे, उतना थोड़ा क्या हो जाएगा? अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मामला आपकी सफलता का जुड़ा हुआ है जी। और अगर मामला आपकी सफलता का जुड़ा हुआ है तो गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइजेशन हम लोग कंप्रोमाइजेशन करके नहीं चलने वाले हैं। अब जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रत्यक्ष संबंध आपने लिया, सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रत्यक्ष संबंध आपने लिया, तो वही प्रत्यक्ष संबंध आपने किसके साथ लिया? प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साथ। किसके साथ लिया? प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साथ। प्राथमिक स्तर की शिक्षा। ओके। अब ये जो आपका प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, इसके बारे में हम काफी बातें करेंगे अभी, लेकिन यहां पर हमने आपको अभी भी समझाया था कि भारतीय संदर्भ में, आप ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या हो जाता है? प्राथमिक शिक्षा का मतलब यह हो जाता है कि 6 to 14, यानी कि 6 से 14 जो आयु वर्ग के विद्यार्थी होंगे, आयु वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे, है ना, आपको उन पर क्या है?
अपना फोकस लेकर के आना है, आपको उन पर क्या है, अपना फोकस लेकर के आना है। अब आप देख पा रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया, 2001 में लाया गया। और सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन की बातें कर रहा है और एलिमेंट्री एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या अच्छी अच्छी बातें करेगा, सकारात्मक चर्चाएं करेगा। तो अब यहां से क्या है, अपने कंटेंट को और ताकत दो। जैसे वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के धरातल को आपने जोड़ लिया तो आपके कंटेंट को ताकत मिली। और अब आप ये कहेंगे कि 2001 में प्रारंभ हुआ है और प्राथमिक शिक्षा के बारे में बातें करेगा और प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में वेरी पॉजिटिव डिस्कशंस लेकर के आएगा। अब यहां पे अपने कंटेंट को थोड़ी और ताकत क्या है, आप देने का कार्य करेंगे। और थोड़ी और ताकत जब आप देने का कार्य करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि यहां से आप कहेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब लाया गया, ठीक 1 साल बाद यानी कि 2002 में। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम पर आप प्रभाव किसका डालेंगे, आप प्रभाव किसका डालेंगे। तो मेरे प्यारे साथी किसका प्रभाव डाल के चलेंगे, सर्व शिक्षा अभियान की जो कैलकुलेशंस हैं उनका प्रभाव आप डाल के चलेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस बनेगा अब धीरे धीरे। आज आप सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बातें कर रहे हैं और सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव आप कहां डाल के चल रहे हैं, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पर। अगला सीक्वेंस क्या बनेगा, इसी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जोड़ लेंगे बाद में। तो ये क्या है, ये सीक्वेंसेस आपके सामने क्या है, बन के आने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें क्या है, इसमें यह हुआ कि जो आपका आर्टिकल है, जो आर्टिकल क्या है आपका, जो आर्टिकल 21 है, 21 के साथ क्या जोड़ा गया, ए जोड़ा गया। यानी कि ए यानी कि खंड जोड़ा गया, एक खंड जोड़ा गया। और इस खंड में क्या कहा गया, यहां आप थोड़ी सैद्धांतिक बातें करोगे, यहां आप व्यवहारिक बातें मत करना, क्योंकि आप कहोगे कि व्यवहारिकता में तो ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि आपका व्यवहार सैद्धांतिक आ जाना चाहिए। इसमें साफ साफ कहा गया, इसमें साफ साफ कहा गया कि भाई जो विद्यार्थी होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, और विद्यार्थी कौन से होंगे, जिनका एज क्या होगा, 6 to 14, 6 से 14 आयु वर्ग के जो आपके विद्यार्थी होंगे, उन विद्यार्थियों के संदर्भ में कुछ बातें हो रही हैं। और उन विद्यार्थियों के संदर्भ में जो बातें हो रही हैं, वो बातें किसके संदर्भ में हैं, वो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में है। वो किसके संदर्भ में है, वो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में है ना। हालांकि यहां पर कुछ ज्यादा ही अच्छी बातें की गई हैं। क्या कहा गया है कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, 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 शिक्षा की व्यवस्था। और इसी बात को आधार बना करके आप क्या कहते हैं, अब क्या हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा आप दिखा रहे हैं, तो शिक्षा क्या हुआ, शिक्षा एक प्रकार का मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा एक प्रकार का मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा एक प्रकार का मौलिक अधिकार बना। शिक्षा एक प्रकार का मौलिक अधिकार बना, मौलिक अधिकार बना। तो जो आपने यहां पे दिखाना था कि भाई सर्व शिक्षा अभियान की ताकत क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान की ताकत तो यही है कि प्राथमिक स्तर पर वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। और हमने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर का मतलब क्या होगा, 6 से 14 आयु वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान चाहता है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा सभी के लिए क्या हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए। किसी के साथ आप कोई भेदभाव करके नहीं चलेंगे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव आपको नहीं करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो कोर फीचर है, तो सबसे बड़ी ताकत है, वो तभी सफल हो पाएगी जब आप इसके साथ क्या जोड़ के चलेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आप जोड़ के चलेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो आया, उसमें आर्टिकल 21 में ही एक नया क्लोज यानी कि खंड जोड़ा गया, जिसको इंग्लिश में आपने क्या कहा, ए कहा। और इसमें साफ साफ कहा गया कि भारत में क्या होगा, 6 से 14 आयु वर्ग के जो समस्त विद्यार्थीगण होंगे, उनको हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएंगे। और राज्य की ओर से राज्य को ऐसे बंदोबस्त करके चलने पड़ेंगे
और ये जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, ये फाइनली आपका क्या बन गया, ये फाइनली आपका क्या बना, ये बना आपका मौलिक अधिकार। तो इसका जो कोर फीचर है, इसके कोर फीचर को आप शक्तिशाली तभी बना पाएंगे जब आप इसी का प्रभाव किस पर लेके आएंगे, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पर आप इसका प्रभाव लेकर के आएंगे, है ना। तो अब आपका जो एग्जामिनर है वो किसी भी प्रकार की लैंग्वेज आपके सामने रखे तो आपको अपने आप को थोड़ा परेशान करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप क्यों अपने आप को परेशान करेंगे, है ना। तो हर तरीके से क्या क्या डिस्कशन यहां पे हो सकते हैं, हर तरीके से क्या है हम डिस्कशन आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामला क्या बनेगा, मामला यहां पर यह बनेगा कि जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है ना, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान जो रहेगा, सर्व शिक्षा अभियान है ना, सर्व शिक्षा अभियान ने क्या किए, लक्ष्यों का निर्धारण किया, लक्ष्यों का निर्धारण किया, लक्ष्यों का निर्धारण आप इसे कहेंगे, लक्ष्यों का निर्धारण किया। ओके, और ये जो आपका लक्ष्यों का निर्धारण किया है, ये लक्ष्यों का निर्धारण कैसे कैसे आपके सामने आएगा। एक समय आप लेके चलेंगे 2003 तक का, कि 2003 तक इनको क्या अचीव करके चलना था। एक समय आप लेकर के चलेंगे कब का, 2007 तक का, कि 2007 तक आपको क्या है, क्या अचीव करना है, क्या टारगेट आपने बनाया। और एक समय आप क्या लेके चलेंगे, एक समय आप लेके चलेंगे किसका, 2010 का, किसका, 2010 का, कि 2010 तक इनको क्या है, क्या अचीव करना था। और सर्व शिक्षा अभियान की ताकत बताई गई है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से समय आधारित लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, समय आधारित लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। 2003 तक का टारगेट क्या था, सर्व शिक्षा अभियान क्या बताना चाहता है कि 2003 तक का टारगेट ये था कि प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा को क्या बना दिया जाए, शिक्षा को सार्वभौमिक बना दिया जाए। शिक्षा को क्या है, सार्वभौमिक बना दिया जाए। शिक्षा को क्या है, यूनिवर्सल बना दिया जाए, सार्वभौमिक बना दिया जाए, सार्वभौमिक बना दिया जाए। इसको अन्य शब्दों में ऐसे भी कहा जाता है कि 2003 तक का टारगेट क्या बनाया, 2003 तक का टारगेट ये बनाया कि जो एडुकेशन में जेंडर गैप है, एडुकेशन में जो आपका जेंडर गैप है, एडुकेशन में जो आपका जेंडर गैप है, आप उसे 2003 तक क्या है, फिलअप करके चलेंगे, आप उसे 2003 तक क्या है, फिलअप करके चलेंगे। यानी कि आप ऐसा मान के चलेंगे कि जैसे ये आपने क्या लिया, ये आपने कोई स्कूल लिया, ये आपने क्या लिया, कोई स्कूल लिया। अब स्कूल, इस स्कूल के चारों ओर का जो आपका एनवायरनमेंट है, ऐसा मान के चलो कि ये स्कूल क्या किसी गांव में है। तो अब इस स्कूल के साथ जब आप गांव के बच्चों को जोड़ने की बात करेंगे, गांव के बच्चों को जब आप जोड़ने की बात करेंगे और उनकी आयु की गणना आप किस रूप में करेंगे, 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनके बारे में बातें हो रही हैं कि आप जो जेंडर गैप लेके चलते हो, यानी कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है ना, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। और लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है कि इसमें मामला किसका बना हुआ है, मामला इसमें परिवार वालों का बहुत ज्यादा बना हुआ है। क्योंकि हमारा रूढ़िवादी समाज, अब तो हमको बड़ा अच्छा लगता है देख करके कक्षाओं में कि लड़कियां अब किसी से कम नहीं हैं, है ना, उनको पूरे अवसर दिए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़े जो धन्यवाद के पात्र हैं वो लड़कियों के माता पिता हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि हम इनको पढ़ने से नहीं रोकेंगे। पहले तो मामला कुछ और ही था। कुछ और का मतलब क्या है कि लड़की को, महिला को हमेशा घर की चार दीवारी का विषय बनाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से साफ साफ कहा गया कि जो प्राथमिक स्तर की जो एडुकेशन है जिसमें जेंडर गैप आया हुआ है, जेंडर गैप का मतलब क्या है कि आप जो विद्यार्थीगण हैं उनमें जो आपके मेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो आप थोड़ा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन पर समाज की बाधाएं डाल दी जाती हैं, समाज की सीमाएं डाल दी जाती हैं, उनको रोका जाता है। तो कहा गया अब राज्यों को ऐसे प्रयास करने होंगे, ये जो मामला है इस रूढ़िवादिता को तोड़ना पड़ेगा।
इस रूढ़िवादिता को तोड़ना पड़ेगा। और 2001 में डिक्लेरेशन हुआ सर्व शिक्षा अभियान का, और 2003 तक का जो टारगेट, 2003 तक का टारगेट ये बनाया गया कि इस जेंडर गैप को हमें फिलअप करके चलना है, यानी कि मौका सभी को क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी के आधार पर मिलना चाहिए। विद्यार्थी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सबको पढ़ाएंगे। और इस टारगेट को अच्छा रहेगा कि हम क्या है मात्र 2 सालों में पूरा कर लें। 2003 तक क्या है, इस टारगेट को हमको क्या है पूरा करके चलना है। अगला टारगेट क्या बनाया गया 2007 तक का। अब 2007 तक का टारगेट क्या है, अभी 2007 तक का टारगेट क्या है, 2007 तक का टारगेट ये है कि जैसे एक स्कूल लिया आपने गांव में, एक स्कूल आपने गांव में लिया, और मामला किसका है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में है। आयु क्या कैलकुलेट होगी, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे। तो 2007 तक का टारगेट ये है कि भाई जो भी आपके विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी क्या आपके विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी में क्या है 6 से 14 जो आयु वर्ग आप लेके चलेंगे, 6 से 14 जो आयु वर्ग आप लेके चलेंगे, तो उनके बारे में बात हो रही है कि अगर किसी गांव में आपने कोई स्कूल लिया है, उस गांव में 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, है ना, इनका जो एडमिशन है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एडमिशन, इसको हम क्या कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एडमिशन क्या हो जाए, वो आपका 100% हो जाए। यानी कि अगर किसी गांव में आप स्कूल लेके चले, और जिस गांव में आप स्कूल लेके चले उस गांव में 6 से 14 आयु वर्ग के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी का एडमिशन स्कूल में 100% हो जाना चाहिए। इस टारगेट को हम क्या है 2007 तक क्या है, 2007 तक हम इसको क्या है अचीव करके चलेंगे। 2007 तक हम इसको क्या है अचीव करके चलेंगे। अगला टारगेट जो हम लिए थे वो क्या आपका, वो 2010 तक का है। वो क्या है 2010 तक का टारगेट है। तो 2010 तक का टारगेट भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। उसमें साफ साफ कहा जाता है कि भाई जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा, दैट मीन्स मामला क्या बना कि आयु वर्ग क्या बनेगा, आयु वर्ग आपका क्या बनेगा 6 से 14 बनेगा। आयु वर्ग आपका क्या बनेगा 6 से 14 वर्ग बनेगा। तो 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थियों को 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए, साफ साफ कहा गया। तो समय आधारित जो आपने लक्ष्य बनाए किसकी ओर से, सर्व शिक्षा अभियान की ओर से। तो 2003 का टारगेट कुछ और है, 2007 का टारगेट कुछ और है, और 2010 का टारगेट कुछ और है। 2010 में पूरा यहां पे कहा जाता है कि मामला प्राथमिक स्तर की शिक्षा का रहेगा। और आयु वर्ग आप अगेन क्या कैलकुलेट करके चलेंगे, 6 से 14 आयु वर्ग के जो आपके विद्यार्थीगण होंगे उनके बारे में साफ साफ कहा जा रहा है कि 2010 तक हमको इस टारगेट को अचीव करके चलना है कि समस्त विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साथ हम क्या है जोड़ दें। ठीक है। तो ये समय आधारित जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, ये समय आधारित कैलकुलेशन हो रही हैं। इसके साथ साथ क्या है, ये तो समय आधारित हो गया। इसके साथ साथ क्या है, सर्व शिक्षा अभियान में साफ साफ कहा गया कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं। यानी कि जब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, अगर आपकी देखो नींव ही क्या है कमजोर है, तो अगर आपकी नींव कमजोर है तो फिर मामला क्या बनेगा, मामला थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन जब आप नींव मजबूत बना करके चलेंगे तो इमारत भी क्या होगी, उतनी ही मजबूत बन के चलेगी। ये बातें सैद्धांतिक हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान में साफ साफ कहा गया कि ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि शिक्षा की क्वालिटी के साथ किसी भी मामले में कोई हम समझौता लेकर के नहीं चलेंगे, है ना।
अध्यापक जो होंगे उनकी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर यह बनेगी कि आप जिस शिक्षण संस्थान के साथ, एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ जुड़ाव करके चलेंगे तो आप प्रैक्टिकली बच्चों को अच्छा सिखा के चलें, प्रैक्टिकली बच्चों को आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट देकर के चलें, ताकि आपके जो विद्यार्थी हैं आने वाले समय में हम फिर वही कहेंगे कि समाज के लिए अच्छा कर पाएं और अपने राज्य के लिए क्या अच्छा कर पाएं। साथ ही साथ यह कहा गया कि जो आपके शिक्षण संस्थान हैं, जो क्या है शिक्षण संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, तो शिक्षण संस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षण संस्थानों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। तो शिक्षण संस्थानों को जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत बनाने की बात क्या है, आप ये कह सकते हैं कि भी बड़े बड़े क्लासरूम्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के रिगार्डिंग जिन स्कूलों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो आपकी प्राइमरी पाठशालाएं हैं। और प्राइमरी पाठशालाओं में आप जानते हैं कि व्यवस्थाएं कितनी मजबूत आपको दिखाई पड़ती हैं। तो आपने देखा होगा कि जोर इस बात पर, काफी समय से इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है आजकल के समय में। अगर आप, हालांकि इसके अपवाद हो सकते हैं जो पुराने स्कूल हैं, लेकिन जो आपके न्यू बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उनमें क्लासेस का साइज आप देखना तो क्लासेस का साइज आपको काफी विस्तारित मिलेगा, ताकि भाई विलेज सोसाइटी की बात हम ज्यादा करके चलेंगे यहां पर, ताकि सफोकेशन ना हो, बच्चों को परेशानियों को सामना ना करना पड़े। टॉयलेट्स की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो अध्यापकों को भी सुविधा देने का कार्य करे, उनका भी मन हो आने का। मन तो खैर होगा ही, क्योंकि गांधी बड़ी मात्रा में मिलते हैं, और जब गांधी बड़ी मात्रा में मिलते हैं तो चलो आ भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो किसी क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कि होता क्या है, होता यह है कि भाई ये रहा आपकी कोई प्राइमरी पाठशाला, ये बगल में रहा आपका खेत। हमारे यहां तो ऐसे होता है ना। अध्यापक महोदय क्या है, बैठे हुए हैं अपने स्कूल में, बगल में खेत में क्या पानी चल रहा है ना। बच्चों को बोला 2 मिनट रुको, मैं जरा पानी देख के आ जाऊं, है ना। यानी कि एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं, कई सारे काम हो रहे हैं, तो इसका भाव आप समझ पा रहे होंगे। अरे आपकी ड्यूटी बनती है उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, आपकी ड्यूटी बनती है कि प्रैक्टिकली उन बच्चों को सिखाना, ठीक है। हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, है ना, लेकिन जिस स्कूल से हमने 10th किया, 11th किया, 12th किया, वहां अच्छे गुरुजन मिले, और ऐसे गुरुजन मिले जिन्होंने जिंदगी की दिशा ही बदल दी। क्या पढ़ाया करते थे, गजब, मतलब मन करता था अगर एक दिन भी हम ना जाएं तो मतलब ऐसा लगता था कि आज हमने कुछ खो दिया। तो मिलते हैं भाई, अच्छे अध्यापक भी मिलते हैं जो वाकई में अच्छा करना चाहते हैं, जो वाकई में अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप सरकार से तनख्वाह तो पूरी ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी के साथ समझौता किए हुए हैं। तो बात क्या कही जा रही है कि भैया हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि विद्यार्थी को भी क्या है, सहूलियत प्राप्त हो जाए, जो अध्यापक हैं उनको भी थोड़ी सहूलियत प्राप्त हो जाए। लेकिन प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी, हम उसके साथ बिल्कुल साफ साफ कहेंगे, सर्व शिक्षा अभियान साफ साफ कहना चाहता है कि किसी भी मामले में उसके साथ हम क्या है, किसी भी प्रकार का कोई समझौता करके नहीं चलेंगे। तो इसमें 2 बातें हैं कि समय आधारित कुछ लक्ष्यों का निर्धारण है, 2003 के लिए कुछ और है, 2007 के लिए कुछ और है, 2010 के लिए कुछ और है। और इसमें साफ साफ इन बातों पर जोर दिया जाता है कि हमको विद्यार्थियों को जो नींव है ना, वो विद्यार्थियों की नींव हमको क्या है, मजबूत बना के चलनी है। अर्थात हम शिक्षा की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहेंगे। हम सहूलियत विद्यार्थियों को भी देना चाहते हैं, और हम सहूलियत जो अध्यापक गण है उनको भी देना चाहते हैं। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान कहता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस बात पर कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो ये बात तो खैर देखो सही है ना। जब मामला अध्यापन का आता है तो आप, अध्यापक अपना नुकसान कर ले, क्या काम नहीं, अध्यापक जो है वो अपना नुकसान कर ले, लेकिन अपने विद्यार्थियों को नुकसान करके ना चले। तो क्वालिटी ओरिएंटेड तो रहना पड़ता है। हालांकि जो लोग क्वालिटी ओरिएंटेड रहते हैं, है ना, वो थोड़ा भीड़ से अलग हट जाते हैं, है ना, वो कभी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, गहरी सच्चाई आपको बता रहा हूं। लेकिन
जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, है ना, वो लोग आने वाले समय में अच्छे कार्य भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो एक तो ये कैलकुलेशन आपको करके चलनी है। अब देखिए अगली कैलकुलेशन क्या होगी। मान लीजिए हमने क्या कहा आपसे, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। तो अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको सर्व शिक्षा अभियान के फीचर्स आपको दिखाने हैं। आपको क्या दिखाने, फीचर्स आपको दिखाने, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की आपको कुल मिलाकर के विशेषताएं आपको बतानी है। कुछ क्या है, विशेषताएं आपको बता करके चलनी पड़ेंगी, है ना। और विशेषताओं का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ताकत। तो एक चीज जो हम बार बार कह रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान इस बात को लेकर के काफी खास रहा कि समय आधारित लक्ष्यों का निर्धारण, समय आधारित लक्ष्यों का निर्धारण, ये इसको खास बनाता है। समय आधारित लक्ष्यों का क्या मिलेगा आपको, निर्धारण मिलेगा। समय आधारित लक्ष्यों का निर्धारण मिलेगा और ये इसको खास बनाता है। अच्छा, कहते हैं ना कि समय की तो ताकत होती है ना। इसके साथ अच्छा क्या रहा, सर्व शिक्षा अभियान के साथ अच्छा क्या रहा, अच्छा ये रहा कि सर्व शिक्षा अभियान का, है ना, यानी कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो पाया, इसका राजनीतिकरण नहीं हो पाया, राजनीतिकरण नहीं हो पाया। मतलब मेरा भाव ये है ऐसा व्यवहार करते हुए कि जैसे सरकार अगर कोई नई प्रकार की योजना लेकर के आती है, सरकार अगर कोई नए प्रकार का कार्यक्रम लेकर के आती है तो अपोजिशन काफी विरोध करता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का मामला नहीं है। इसको कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान की खास बातें की हैं, उस समय माहौल शिक्षा के बारे में अच्छा रहा। तो सर्व शिक्षा अभियान की आलोचनाएं नहीं हो पाई, बल्कि तमाम प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान को क्या है, अपना सपोर्ट देने का कार्य किया, अपना सपोर्ट देने का कार्य किया। सर्व शिक्षा अभियान की एक बात और भी है, उसको कहा जाता है इसका एकीकृत रूप, है ना। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा, आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, केंद्र का जुड़ाव भी है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, स्टेट्स का जुड़ाव भी है। किसका है, स्टेट्स का आपका जुड़ाव भी है। इसमें साफ साफ कहा गया कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो जो आपकी लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज को इनवाइट किया गया कि भैया आप जितना सपोर्ट कर पाए आप उतना सपोर्ट करके चलें। और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग क्या है कि जो आपके एनजीओ हैं, जो आपके क्या एनजीओ हैं, उनको भी इन्वाइट किया गया। यानी कि इसमें सभी को मौका दिया गया कि आप सभी का पार्टिसिपेशन आ जाना चाहिए और आप जितना सहयोग कर पाए उतना सहयोग आप करके चलें। तो इसको कहते हैं, ये भी इस व्यवस्था को क्या है, काफी ज्यादा खास बनाने का काम करता है कि आपने राज्य केंद्र का जुड़ाव आपने किया है, आपने राज्यों का जुड़ाव आपने किया है, और जो आपके लोकल बॉडीज हैं, यानी कि लोकल बॉडीज का भी आपने जुड़ाव किया। और जो आपके एनजीओ हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो आपके एनजीओ हैं, आपने उनको इनवाइट करने का काम किया। तो आप देख पा रहे हैं कि समय आधारित लक्ष्यों का निर्धारण और इसका राजनीतिकरण नहीं हो पाया। तमाम प्रकार के राजनीतिक दलों की ओर से इसका गंभीर सहयोग किया गया, गहरा सहयोग किया गया। और जिन जिन को ये इनवाइट कर सकते थे उन सभी को क्या है, इनवाइट करने का इसमें क्या है, कार्य किया। सभी को इनवाइट करने का कार्य किया। लोकल बॉडीज को भी इनवाइट किया गया, एनजीओ को भी इनवाइट किया गया, है ना। तो इसको कहते हैं कि ये क्या है, एकीकृत व्यवस्था के रूप में क्या है, सामने आया है। इसकी खास बात एक ये भी है कि राज्य सरकारों को अपने अनुसार इसमें परिवर्तन करने का अधिकार,
यानी कि कुल मिलाकर के मैं ये समझाने की बात कर रहा हूं कि राज्य सरकारों को इतना मौका, इतनी छूट यहां पर दी गई है कि सर्व शिक्षा अभियान के जो मैटर्स हैं, जो कार्यक्रम है ना, मेन कार्यक्रम क्या है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा को आप गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षा को आप क्या सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं, तो अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि इसके लिए हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए, तो इसके लिए हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को रिलैक्सेशन दिया गया कि आप अपनी इच्छाओं को आधार बना करके नए प्रकार के कदम उठा सकते हैं, लेकिन उनका फायदा दो जगह बिल्कुल आना चाहिए कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो जाए और प्राथमिक स्तर की शिक्षा को हम क्या बना पाए, यूनिवर्सल बना पाए। सर्व शिक्षा अभियान जो है अपनी चर्चाओं के माध्यम से क्या है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला। भाई सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला कैसे बन रहा है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला इस नाते बन रहा है क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए। इसमें साफ साफ कहा गया कि शिक्षा सभी के लिए, और इसमें साफ साफ क्या कहा जाता है कि भाई हम भेदभाव की समाप्ति कर रहे हैं, हम भेदभाव की समाप्ति करना चाहते हैं, हम भेदभाव की समाप्ति करना चाहते हैं। भेदभाव की समाप्ति का मतलब क्या हुआ? वही बातें कहो कि हम जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करवाना चाहते, हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करवाना चाहते हैं, हम क्या है, लिंग के आधार पर क्या कोई भेदभाव नहीं करवाना चाहते हैं। तो अगर जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, तो शिक्षा का क्या हो रहा है? शिक्षा को आप यूनिवर्सल बनाने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस मामले को बदल के आपका एग्जामिनर ऐसे कह सकता है कि अगर यह मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो मामला क्या बनता है? मामला फिर यह बन के आता है कि ये क्या है, ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय को क्या है, बढ़ावा देने वाला रहा। सामाजिक न्याय को क्या है, ये बढ़ावा देने वाला रहा। आप देख लो इस तरह की बातें। समय आधारित लक्ष्यों का निर्धारण है, इसका राजनीतिकरण नहीं हो पाया, इसका एकीकृत रूप आपके सामने आया। राज्य सरकारों को अपने अनुसार क्या है, इसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। सामाजिक न्याय को क्या है, बढ़ावा देने वाला रहा ये कार्यक्रम, क्योंकि इसमें शिक्षा सभी के लिए है, भेदभाव की समाप्ति की गई है। तो आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। अच्छा, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिजिकली जो आपके चैलेंज्ड आपके क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। यानी कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, है ना। आपके हाथ में कोई खराबी हो सकती है, आपकी आंख में कोई खराबी हो सकती है, आपके कान में कोई खराबी हो सकती है, आपके पैर में कोई खराबी हो सकती है, कुछ इस प्रकार की बातें। तो सर्व शिक्षा अभियान में कहा गया कि ऐसे विद्यार्थी जो फिजिकली तौर पर क्या वीक हैं, चैलेंज्ड हैं, यानी कि कमजोर हैं, है ना, उनके लिए क्या है, अलग से अध्यापकों की व्यवस्था की जाए, है ना। ऐसे विद्यार्थियों के साथ भेदभाव ना हो, ऐसे विद्यार्थियों के साथ भेदभाव ना हो। तो ये फीचर भी इसमें क्या है, थोड़ा ऐड करके दिखाया गया, है ना। तो ये रहेगा आपका सर्व शिक्षा अभियान का एक डिस्कशन। और सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के जो चर्चाएं जिस तरीके से आपके सामने आ जानी चाहिए, वो चर्चाएं उस तरीके से क्या है, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं। यहां भी ये फीचर्स माने जाएंगे। 6 प्रकार के मेन फीचर्स हमने आपके लिए निकाले हैं, और 6 प्रकार के जो मेन फीचर्स हैं जिनमें ताकत नजर आती है, वो आपके सामने हमने रख दी है। लक्ष्यों की बात आपके सामने रख दी है, और इसका जो कोर फीचर है, वो सबसे बड़ी ताकत हो, हमने आपको बता दिया है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना और प्राथमिक स्तर की जो आपकी शिक्षा है उसको क्या है, सार्वभौमिक बनाने का कार्य करना। ये किसको करके चलना था, ये सर्व शिक्षा अभियान को करके चलना था। आप ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट। आ गया होगा। तो हम तो आपसे वही कहेंगे
जो हमेशा कहते आए हैं कि कक्षाओं के साथ आपका गंभीर जुड़ाव आ जानी चाहिए। कक्षाओं के माध्यम से जितनी गहराई में जाकर के आप अपने आप को लाभान्वित करा सकते हैं उतना आपको कर लेना चाहिए। हम मानते हैं कि समय ठीक ठाक हम लोगों को मिला है, लेकिन ठीक ठाक समय जो हम लोगों को मिला है ये हमारी कमजोरी का प्रतीक नहीं बनना चाहिए। आपका अध्ययन और हमारा अध्यापन ये व्यवस्थित तौर पर लगातार चलता रहना चाहिए। प्रत्येक दिन के हिसाब से जो मेहनत हमको करके चलनी है वो मेहनत हमको करके चलनी है। हम ये नहीं देखेंगे बाद में हो जाएगा, हम ये नहीं देखेंगे उस समय हो जाएगा। हम अभी से क्या है अपने आप को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप अपना कार्य करते रहें, हम अपना कार्य करते रहेंगे। यात्राएं गहरी होंगी, लंबी होंगी, पावन होंगी। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।